जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसपी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था, तो सीटिंग एलिमेंट के सर्कुलर एलिमेंट्स का। इसका हमने पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड कर दिया था, ठीक है। वो आपने देखा होगा, प्रीमियर लाइव चल रहा था उसमें। तो उसमें हमने सर्कुलर एलिमेंट का पार्ट 1 वो वीडियो लेक्चर अपलोड किया था। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट समझाए थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, ठीक है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग उसके आगे थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया था। इस बार वो कंसेप्ट मैं फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, उसको आपको समझने के लिए वो वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार हम लोग डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बैंक पीओ लेवल में किस तरह के आते हैं, सीसेट लेवल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हमने इस वाले वीडियो लेक्चर में लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जान चुके हैं पिछला वीडियो लेक्चर से ही कि हम लोग को राइट और लेफ्ट कैसे देखना चाहिए। तो जब किसी का फेस सेंटर की ओर हो तो उन सब के लिए राइट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी वामावर्त दिशा में दाईं ओर होगा, और लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी बाईं ओर हम लोग देखेंगे दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है। जब कुछ बंदे का फेस जो है सेंटर से बाहर की ओर हो तो वैसे केस में जिनका फेस बाहर की ओर होगा तो राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी दाईं ओर हो जाएगा दक्षिणावर्त दिशा में, और लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिए थे, तो उस कंसेप्ट का यूज करेंगे। और हमने उनका फेस अंदर है या बाहर है, तो या तो आप सबका फेस सेंटर की ओर मान करके बना लीजिए, या तो आप सबका फेस सेंटर से बाहर की ओर मान करके बना लीजिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब सेंटर की ओर फेस मानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट लेंगे, है ना। और जब सेंटर से बाहर की ओर फेस मानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट लेकर के चलना है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आंसर हमेशा सेम आता है, अलग अलग नहीं आता है। मैं इस वाले वीडियो लेक्चर में मिक्स टाइप के भी क्वेश्चन कराऊंगा कि जिसमें कुछ बंदे का फेस सेंटर की ओर है और कुछ बंदे का फेस सेंटर से बाहर की ओर है, तब वैसे कंडीशन में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करें, है ना। वो देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अब देखो बच्चों, जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 7 फ्रेंड्स A B C D E F and G आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर जो है वो 7 मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है। एक्सेप्ट E ऑल आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम ईच अदर। E को छोड़कर बाकी जो 6 लोग बच गए वो समान दूरी बना करके बैठे हैं। अब सर्कल के अंदर समान दूरी बना करके बैठने का मतलब क्या होता है कि 60-60 डिग्री पे वो सब बैठे होंगे सेंटर से, ऐसे मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फेस जो है वो नहीं लिखा है कि सबका फेस सेंटर की ओर है या सेंटर से बाहर की ओर है, कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब आप सबका सेंटर की ओर फेस मान करके भी बना सकते हैं और इन सबका सेंटर से बाहर की ओर फेस मान करके बना सकते हैं। उस कंडीशन में दोनों केस में आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखें। तो सबसे पहले क्या करूं, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो है वो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम लोग बना लेंगे, ठीक है। एक रफली हमने इस तरह से बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस के आधार पर 6 लोगों का फेस का डायरेक्शन मान लेंगे, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस पर पहले 6 लोगों को सेट किया हमने। ये जो है आपका ये सेंटर हो गया, और सेंटर आमने सामने जो लोग बैठे हैं ना उसके हिसाब से ये आपका मैंने इस तरह से, इसको बोलते हैं डायगोनली अपोजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे थोड़ा सा रफली लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ये बनाया है ये एंगल वाइज इस हिसाब से जो 6 लोग का बैठेंगे ना, तो ये एंगल इनका जो है सभी केस में 60-60 डिग्री का होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक जगह लिख दिया कि ये 60 डिग्री के आधार पर है, मैं सब जगह नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक जगह ये 60 डिग्री के आधार पर लेंगे। क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हुए हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे जो मेन पॉइंट है वो पढ़ना शुरू करें। सी इज सिटिंग 2 places टू द राइट ऑफ एफ। सी एफ के राइट में 2 स्थान पे है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है कि सी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो एफ के दाईं ओर मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एफ को मानूं तो इसके दाईं ओर जो है पहला और दूसरा जो है वो सी यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एफ के राइट में सी 2 प्लेस पे है और हु किसके लिए आया है, तो एफ के लिए है। तो यानी एफ जो है वो खुद डी के राइट में पहले स्थान पर है। तो डी इसका मतलब इधर होगा। अब चूंकि मैंने ये फेस जो है वो सेंटर की ओर मान करके बनाया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जिनका फेस सेंटर की ओर होगा, राइट हम लोग ऐसे देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट देखेंगे क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में। ओके, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर 3 लोग सेट हो गए। फिर आगे लिखा है ए फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ई। ए ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाकर बैठा है और बी के साथ 120 डिग्री का एंगल बना करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ई तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ई को छोड़कर बाकी 6 बंदे। ठीक है, ई को छोड़कर बाकी 6 बंदे जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे बना करके बैठे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ई को अभी छोड़ देते हैं। तो ये वाली पॉइंट आप लीजिए, ए बी के साथ 120 डिग्री के बना करके बैठेगा। तो अभी यहाँ 3 जगह खाली है, तो कहाँ पर ए होंगे कहाँ पर बी होंगे ये हमें अभी समझना है। ठीक है, तो इसके लिए अभी इसको छोड़ दें। तो इसके बाद एक और पॉइंट है, बी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी जी के ठीक सामने है। तो देखो ये आमने सामने का जगह यही बचा, इन्हीं जगह पे बी यहाँ पर और जी इधर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जगह फिर किसके लिए बचा, तो यहाँ पर ये जगह बचा ए के लिए। ओके, तो अब ए यहाँ बैठेगा तो बी इसके बगल में नहीं बैठ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री होगा, जबकि यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी के साथ जो है वो 120 डिग्री के बनाया है। यहाँ पर क्या लिखा है, एंड लिखा है ना, तो एंड पहले आदमी के लिए आता है। ठीक है, और हु लिखा होता है तो ये ई के लिए लागू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एंड है तो ए के लिए हुआ, ए बी के साथ 120। इसका मतलब अगर ए यहाँ बैठा हुआ है तो फिर बी इधर ही हो सकता है। ठीक है, ताकि ए बी के साथ 120 डिग्री एंगल बना ले। ओके, और इधर कौन हो जाएगा, जी, क्योंकि बी और जी आमने सामने बैठे हैं, यहाँ पर लास्ट टाइम में लिखा हुआ था। फिर इसके बाद आगे और भी था, एंड इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई। और ई के साथ ई के बाईं ओर बैठा है। इसका मतलब ई के बाईं ओर कौन बैठा है, तो एंड लिखा हुआ है, तो ये लागू होगा किसके लिए, तो फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये बी के लिए लागू होगा, बी जो है ई के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर सिर्फ अगर लेफ्ट रहे या राइट रहे तो इमीडिएट मान के ही बनाना चाहिए। सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट तो कुछ लिखा नहीं है, तो इसको इमीडिएट लेकर के ही मान के बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अब बताओ ई को कहाँ रखेंगे, तो जहाँ भी रखेंगे वो ई के लेफ्ट में बी आना चाहिए। तो यही एक जगह बचा ना बी और सी के बीच में, जहाँ भी ई बैठेगा वो ई इस तरह से बैठेगा ताकि वो ए के साथ ई जो है वो 90 डिग्री का एंगल भी बना ले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक ऐसे मान लिया कि ये बन जाएगा ई के लिए। ठीक है जी, तो ये ई के लिए यहाँ हुआ। तो ई और ए में ये देखो क्या ये 90 डिग्री है, यहाँ पर समझ गए आप लोग सभी लोग। ये ए और ई के बीच में 90 डिग्री बन गया, इधर ए और बी के बीच में 120 डिग्री भी बन गया। ठीक है, तो ई के तुरंत लेफ्ट में बी भी आ गया। चूँकि सबका फेस सेंटर है तो इसलिए लेफ्ट क्लॉकवाइज ही देखना है। ठीक है, तो सेंटर की ओर देखिए क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सबका फेस सेंटर की ओर मान करके बनाया है। आउटसाइड फेस मान करके भी बना सकते थे, तो उस कंडीशन में भी आंसर सेम आता। ओके, चलिए अब सब कंप्लीट हो गए, सबकी वैल्यू भी पुट हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हु इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी। जी के बाएं सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, तो जी इधर बैठा है। अब जी के लेफ्ट में फर्स्ट और सेकेंड कौन है भाई, तो सी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इधर देख लेंगे, एफ को ले लेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा ये लेफ्ट बोला है इसलिए क्लॉकवाइज में लेफ्ट लेना है। ओके, हु इज अपोजिट टू ए। ए के अपोजिट कौन है, तो यहाँ पर कौन आया भाई, तो एफ आया। ठीक है, तो ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आंसर बनेगा। फिर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ई एंड डी बोला है, तो ध्यान रखिएगा पहले नाम ई है बाद में नाम डी है, तो ई से स्टार्ट करके हम लोग डी की ओर जाएंगे।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद फिर वो एंगल फाइंड करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर से होता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए कलर चेंज करके आपको दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए। तो ई देखिए यहाँ पर है ना, और डी इस साइड बैठा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो ये आप एंगल ऐसे लेकर के चलेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे। आपको ध्यान रखना है ई का नाम पहले है, डी का नाम बाद में है, इसलिए आप ई से स्टार्ट करके डी की ओर जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए ई से डी 90 डिग्री हुआ है ना, 90 डिग्री तो है। ई से ए 90 डिग्री हुआ, और फिर ए से डी जो हो गया 120 डिग्री हो गए। तो अगर ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलें तो इस तरह से ब्रेक करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो 90 प्लस फिर ए से डी हो गया 120, ठीक है जी। तो ये वैल्यू मेरा कितना आएगा, 210 होगा, ठीक है ना आसान। तो ये आंसर हमारा क्या बन रहा है, थर्ड बन रहा है। अगर मैं पहले डी का नाम रख दूं बाद में ई का नाम रख दूं तो वैसे कंडीशन में आपको डी से स्टार्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज ई की ओर जाना पड़ता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कैसे आता, तो डी से भी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी ये 90 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 60 प्लस 30, यानी 150 डिग्री हो जाता, ठीक है। डी से एफ 60 डिग्री होता ना, और बी से एफ भी 60 डिग्री होता, 120 हो गए। और फिर ई जो है बी और सी के बीच में है तो 30 डिग्री ये ई का हो जाएगा, बी और ई के बीच में ये 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये 150 डिग्री होता जब पहले डी रहता बाद में ई का नाम लिखा होता, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैंने कैसे किया, तो सी से एफ को सेट किया, फिर एफ से हमने डी को सेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद बी और जी को सेट किया। और बी का नाम यहाँ क्यों रखा, बी का नाम यहाँ नहीं रख करके यहाँ क्यों रखा, क्योंकि बी का ए से 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तो बी और जी आमने सामने आ गए तो एक ही नाम बचा ना, ए। ई का तो है नहीं क्योंकि ई को छोड़ करके यहाँ बोला हुआ था, इसलिए ई को बाद में सेट करना था। जो इक्वल डिस्टेंस पे थे पहले हमने उसको सेट किया, ठीक है। इस तरह से हमने आपको रिपीट भी कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, ओके। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 फ्रेंड्स हैं, ABCDEFG और H नाम इनका, और ये सर्कल के चारों ओर बैठे हुए हैं, जिनमें से कुछ का फेस जो है वो सेंटर की ओर है और कुछ का फेस जो है वो सेंटर से बाहर की ओर है। मतलब मिक्स टाइप के इसमें है। कुछ लोगों का फेस अंदर की ओर है, कुछ लोगों का बाहर है। अब कितने लोगों का अंदर है कितने बाहर है ये नहीं पता। अब इसमें हिंट कुछ दिया होगा और हमें ये 4 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद ये इसमें देखिए 6 पॉइंट है, वो 6 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक आप लोग के लिए सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। चलिए मान लिए यहाँ पर ये 8 का केस है। थोड़ा सा टेढ़ा मेरा बन जाए तो कोई माइंड नहीं करना, क्योंकि ये मैं माउस से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा माउस से बनाने में थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये 8 आदमी का मतलब हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब एरो का निशान अभी नहीं देंगे, जैसे जैसे बोलेगा राइट लेफ्ट उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर किसका फेस सेंटर की ओर है, किसका फेस बाहर की ओर है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में देखते हैं किसका किसका कंफर्म दिया है। तो पहला पॉइंट बोला है डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। डी बी के बाएं दूसरे स्थान पे है। हु फेसेज आउटसाइड द सेंटर। अब ये हु जिसके पास लिखा होता है उसी के लिए लागू होगा, यानी बी का चेहरा जो है वो केंद्र के बाहर की ओर है, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है डी बी के बाएं दूसरे स्थान पर है जिसका चेहरा केंद्र के बाहर की ओर है। तो यहाँ पर जिसका मतलब हु के हिसाब से ये हो जाएगा बी के लिए, ठीक है। तो मान लिया कि मैं बी को यहाँ पर बैठाता हूँ और इसका एरो बाहर करता हूँ, इसका चेहरा बाहर की ओर है, ओके। अब बी के लेफ्ट में डी सेकंड नंबर पे आएगा, तो फर्स्ट सेकंड। तो जिसका फेस बाहर की ओर होता है लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, राइट लेते हैं क्लॉकवाइज में, ठीक है। क्या लेते हैं, बाईं ओर लेते हैं। लेफ्ट जो लेते हैं बाईं ओर वो वामावर्त दिशा में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लेते हैं। तो इसलिए बी के लेफ्ट में डी जो है वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो कि क्या बी के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, बी और डी के बारे में। तो बी के बारे में अभी आगे कुछ नहीं है, हाँ डी के बारे में ज़रूर है। तो डी के बारे में आगे क्या लिखा है कि ये जो है ए और एफ के बीच में बैठा है
और ई के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे बैठा है। तो जो डी है वो ए और एफ के बीच में बैठा है। तो देखिए अगर मैं मान लूँ कि ए यहाँ भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं? तो अगर ए इधर है तो क्या होगा भाई, इधर एफ हो जाएगा ना, ठीक है। अगर ए इधर है तो एफ नीचे हो जाएगा, अगर नीचे ए है तो एफ ऊपर हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि ए और एफ में किसका स्थान जो है वो कन्फर्म है। तो ए एफ से और पॉइंट ढूंढें तो शायद मिल जाए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ए के राइट में दूसरे स्थान पे एच है। तो देखो ए के राइट में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इससे हिंट नहीं मिलेगा आपको। हिंट कहाँ मिलेगा? तो ये थर्ड लास्ट पॉइंट से। एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। एफ जो है वो सी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर ए एफ को बैठाएंगे, इसके आजू बाजू में सी को बैठना पड़ेगा ना, ताकि वो तुरंत इमीडिएट में आ जाए। तो ये पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब है कि एफ क्या होगा, यहीं पर होगा, ठीक है। और ए का कंफर्म हो गया कि वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर से हटा दूँ, ये वाला पार्ट एफ के लिए हटा दिया हमने, थोड़ा डिलीट कर दें यहाँ पर, ठीक है। और इधर एफ को हमने यहाँ पर बैठा देना है, ठीक है। चलिए अब इसको जहाँ जहाँ लाइन मिट गए हैं मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लूँ। इधर हो जाएगा एफ और उधर हो गए ए, ठीक है। अब एफ जो है वो सी के इमीडिएट राइट में, तो भाई सी इसके बगल में ही बैठेगा और सी के इमीडिएट राइट में है। तो इसका मतलब सी का फेस आउटसाइड हो सकता है। इनसाइड होगा तो ये लेफ्ट में एफ आएगा, बाहर की ओर होगा तभी तो ये एफ इमीडिएट राइट में आएगा, ठीक है। तो इसलिए सी का फेस का डायरेक्शन पता चल जाएगा, लेकिन एफ का भी नहीं पता चलेगा। और इधर ए का भी अभी नहीं पता चलेगा। ए के बारे में पढ़ेंगे तब उससे पता चलेगा। तो ए के बारे में अभी हमने कहाँ पढ़ा था? तो ये वाला पॉइंट ए के बारे में लिखा था कि ए के राइट में जो है वो कौन है? एच है। एच हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में, अब देखो ए का फेस अगर मैं अंदर रखूं तो फिर वो इधर अंदर रखेंगे तो ए के राइट में एच को यहाँ सेट करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ए को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बाहर की ओर ही फेस रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसका फेस आउटसाइड होगा ताकि जो है इसके राइट में एफ यहाँ से कौन सेट हो जाए? एच सेट हो जाए यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला मैंने? फिर से बता दूं, यहाँ पर जो पढ़ा हुआ लिखा हुआ था लाइन, सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच एंड हु सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में एच सेकंड नंबर पे है, इससे पता चल गया। अब इससे मेरा सी और एच के बारे में भी देखिए कॉम्बिनेशन मैच कर जाएगा। सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। सी एच के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एच बैठा है तो ये अंदर की ओर फेस करेगा, तभी इसके लेफ्ट में 1 2 3 सी हो जाएगा। मान ली इसको मैं बाहर मानूँ तो बाहर में तो ये राइट साइड से सी आएगा ना थर्ड नंबर पे। इधर से लेफ्ट देखना पड़ेगा तो वो थर्ड नंबर पर नहीं होगा, ठीक है, वो 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एच के लेफ्ट में सी थर्ड प्लेस पे है, तो इसलिए एच के लेफ्ट में सी थर्ड प्लेस पे यहाँ मैच करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक जगह लिखा है आउटसाइड बी के बारे में, बाकी हम लोग राइट और लेफ्ट देख करके डिसाइड कर पा रहे हैं कि फेस किसका अंदर रहेगा किसका बाहर रहेगा, ठीक है। चलिए अब एच सी सेट हो गए, यहाँ पर ए और बी सेट हो गए, डी और एफ सेट हो गए। अब बचा यहाँ पर किसका नाम? तो एक नाम बचा ई और इसका नाम बचा जी। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने सेकंड में पढ़ा था, आधा ही पढ़ा था, आधा का यूज हमने नहीं किया। ये वाली लाइन, इसमें क्या लिखा था? डी ए एफ के बीच में है, ठीक है, हो गया। और ई के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है, डी ई के लेफ्ट में थर्ड नंबर। तो इसका मतलब है अगर मैं ई को यहाँ बैठाऊँ तो 8 बंदे में सामने वाला बंदा चौथे नंबर पे हमेशा होता है। तो इसका मतलब सामने यहाँ ई नहीं बैठ करके ई यहाँ बैठेगा। और ई के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे डी है, तो ये ई का फेस अंदर की ओर होगा, इनसाइड होगा, ताकि इसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे डी आ जाए, ठीक है जी। तो अब ये जगह बताओ किसके लिए बचा? तो ये जगह अब जी के लिए ही बचा ना, ठीक है। तो मैं जी यहाँ पर रख देता हूँ। अब जी का फेस अंदर होगा कि बाहर होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो आगे कुछ और हिंट मिलेगा तो देखते हैं कहाँ कहाँ और कुछ छूटा हुआ पॉइंट है, उससे पता चल जाएगा। तो एक लिखा है 4th पॉइंट पे, ई सी टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ई जी के तुरंत दाईं ओर बैठा है और जिसका फेस एफ की तरह है। मतलब एफ का डायरेक्शन अभी तो नहीं पता, तो जी और एफ का सेम डायरेक्शन होगा। और जी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? तो ई बैठा है। इसका मतलब है कि जी का फेस बाहर की ओर होगा, ठीक है। देखिए ये एरो मैंने बाहर की ओर ऐसे दिया है,
ठीक है ना। अब यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो मैं जी का नाम अंदर लिख देता हूँ, ये जी है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ कर दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके चलिए, ये तो हो गया क्लियर कि जी का बाहर होगा, क्योंकि जी के इमीडिएट राइट में कौन है भाई, तो ई है, और जी और एफ का सेम है, यहाँ पर पढ़ा था हमने अभी, जी और एफ का चेहरा सेम डायरेक्शन में है, तो जी का अगर बाहर है तो एफ का भी बाहर हो जाएगा। ओके चलिए, अब इसके बाद एच का फेस जो है वो 5वां पॉइंट में लिखा है, एच का फेस डी के जैसा ही है, तो एच का अंदर है तो डी का भी अंदर हो गया। तो देखिए सब का पता चल गया ना, कोई ऐसा नहीं है जिसका फेस का डायरेक्शन नहीं पता चला हो, सब का हमें पता चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर अब कन्फर्म आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन फेस आउटसाइड द सेंटर, कितने व्यक्तियों का फेस सेंटर से बाहर क्यों रहा है। तो देखिए ए से शुरू करें, एक हुआ, बी हुआ, ठीक है, 2 लोग हो गए, जी हो गए 3, फिर सी हो गए 4, एफ हो गए 5। 5 बंदे का फेस सेंटर से बाहर की ओर है। अगर पूछा होता सेंटर की ओर कितना है तो बचे हुए 3 हो जाते सेंटर से। तो सेंटर की ओर 3 कौन कौन है भाई, तो एच है, डी है और ई है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु सीट्स फिट टू द राइट ऑफ जी, जी के दाएं 5वें स्थान पे कौन है। तो जी का फेस क्या है, बाहर है, तो राइट हम लोग देखेंगे इधर से ना क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट सेकंड मत गिनो, जी के सामने जो भी बंदा बैठेगा वो चौथे नंबर पे आएगा, फिर 5वां नंबर पे ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए आ गया, जी के राइट में 5वें नंबर पे आ गया। अगर आप गलती से इधर से गिन लिए तो फिर एफ आंसर लेंगे, एफ भी ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, काउंटिंग आपको ठीक से करनी है। फिर पूछा है हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के तुरंत लेफ्ट में कौन है। तो यहाँ पर लेफ्ट इधर देखेंगे तो सी हो गया। ठीक है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर सी होगा। अब ऑप्शन में सी और जी दिया है क्योंकि इधर राइट में भी ए भी बैठा है, तो ये कंफर्म होगा ना, इसलिए हमें आंसर कंफर्म चाहिए। कांट बी डिटरमाइन सारे ऑप्शन में है, बट आंसर कांट बी डिटरमाइन नहीं होगा। ठीक है, अब बच गया क्या, विच इज द वन डज नॉट बिलोंग द सेम ग्रुप। मतलब ये 5 ऑप्शन में कोई 4 एक जैसे होंगे, बाकी कोई एक अलग होगा। तो कौन हो सकता है भाई, तो देखो ए बी इन सब का फेस बाहर की ओर है, फिर सी और डी, सी का भी बाहर है, डी का लेकिन अंदर है, और एफ का बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डी आंसर हो जाएगा, इसका फेस सेंटर की ओर है, बाकी सबका फेस सेंटर से बाहर की ओर है। ओके, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चले हम लोग। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर टेबल है और उसके चारों ओर 8 बंदे बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडिल साइड में बैठे हैं। आपको पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैं डिटेल्स नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मोटा मोटी जो बेसिक है वो बता रहा हूँ। एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर 8 बंदे बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 मिडिल साइड पे बैठे हैं। ठीक है, जो कॉर्नर पे बैठे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4 कॉर्नर बैठे हैं, उनका फेस जो है वो सेंटर की ओर है, और जो मिडिल साइड पे बैठे हैं उनका फेस जो है आउटसाइड है, मतलब सेंटर से बाहर की ओर है। ठीक है, अब मेन कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, यही मेन कहानी जो है आपको यहाँ से लेकर चलना है, ये मेन 3 कहानी, बस 3 लाइन की है और सारे क्वेश्चन इसी बनेंगे, बाकी वो सब लिखा रहता है। जो बार बार आपको पढ़ना होता है वो यहीं से स्टार्ट करके यहाँ तक पढ़ना होता है। ठीक है जी, तो चलिए पहले हम लोग एक स्क्वायर टेबल बना लें इस तरह से। ये मान लिया कि ये आप मान लो स्क्वायर टेबल है। अब इसमें जो है जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस सेंटर की ओर होगा, तो 4 कॉर्नर पे मैं एरो जो है वो अंदर की ओर बना लेता हूँ। ठीक है जी, ये इस तरह से इनका फेस सेंटर की ओर हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब जो मिडिल साइड में बैठे हैं उनका फेस बाहर की ओर होगा, ये हमने एरो इनके लिए बाहर की ओर दे दिया है। ओके, अब देखिए जो लाइन स्टार्ट होगा, जब मैंने ब्रैकेट में किया वही मेन लाइन है, उसी को बार बार पढ़ के सेट करना है। ठीक है जी, तो पहले क्या लिखा है, ए हु फेसेस द सेंटर, यानी ए कॉर्नर पे बैठेगा, ए कहीं भी कॉर्नर पे बैठे, एफ जो है उसके राइट में 3rd नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया मैंने ए को इधर बैठाया, मैं ए को कहीं भी बैठा सकता हूँ, कॉर्नर पे बैठाना है बस, या तो यहाँ बैठाओ या तो यहाँ, या ऊपर या इधर। ठीक है जी, तो ए को मैंने बैठाया तो एफ के राइट में 3rd नंबर पे आएगा। 3rd नंबर गिन लो, 1 2 3, या तो एफ इधर बैठेगा, फिर या तो 1 2 3 एफ इधर बैठेगा। जहाँ भी बैठेगा वो एफ के राइट में ए 3rd नंबर पे होना चाहिए। तो इसका मतलब यही पॉसिबल है, यहाँ पर ही एफ बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि फेस किधर होगा, बाहर की ओर होगा। बाहर की ओर जिनका फेस होता है राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज में होता है ना। तो 1 2 3 ये ए इधर आ जाएंगे, तो एफ यहाँ बैठेंगे। अगर मैं यहाँ बैठा दूँ एफ को, तो राइट में ये 5वें नंबर पे फिर ए हो जाएंगे, जबकि यहाँ बोला है 3rd नंबर पे एफ के राइट में।
कौन है? तो ए है। ओके, चलिए फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है? ई हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ई जिसका फेस सेंटर की ओर है, मतलब ई भी कॉर्नर पे बैठेगा, लेकिन वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी एफ यहाँ बैठा है तो इसके बगल वाले कॉर्नर पे ई नहीं बैठेगा। तो ई कहाँ बैठेगा भाई? यहीं बैठेगा ना, क्योंकि ई का फेस भी सेंटर की ओर है तो इसके वो भी कोने पर ही बैठना है, मिडिल साइड पे तो बैठना नहीं है। ठीक है, और एफ का पड़ोसी नहीं है, इसलिए इन दोनों कॉर्नर छोड़ देंगे, बचाइए। अब ये दो कॉर्नर पे कौन बैठे हैं पहले इनको ढूंढ लें। तो आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है सी ए का पड़ोसी नहीं है, तो इस ए के आजू बाजू सी नहीं बैठेगा, तो सी कहीं भी बैठ सकता है क्योंकि सी का फेस नहीं लिखा है कि सेंटर की ओर है या सेंटर से बाहर की ओर है। ओके, फिर आगे लिखा है एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति है, तो ये भी अभी आपको काम नहीं आएगा क्योंकि एफ का तो पता है, जी का कुछ पता नहीं कहाँ बैठना है, तो ये भी आपको हेल्प नहीं मिलेगा। तो हेल्प कहाँ से मिलेगा? तो ये लास्ट टाइम पे क्या लिखा है? डी जो है वो बी के राइट में सेकंड नंबर पे है, और हु किसके लिए? बी के लिए। हु फेसेस द सेंटर, यानी बी का चेहरा सेंटर की ओर है, तो बी का चेहरा जब सेंटर की ओर है तो बी कॉर्नर पे बैठेगा, और जहाँ भी बी बैठेगा उसके राइट में डी आना चाहिए दूसरे नंबर पे। तो अब ये दो कॉर्नर में से किसी एक जगह बी बैठेगा। मान लेते हैं मैं बी को अगर यहाँ बैठाऊँ तो फिर बी का राइट में डी को बैठाना पड़ेगा ना दूसरे नंबर पे, पहला दूसरा। यहाँ तो ई बैठा है तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि बी यहाँ बैठेगा, और बी के राइट में फेस सेंटर की ओर है ना, तो राइट एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो इसलिए बी के राइट में फर्स्ट और सेकेंड नंबर, यहाँ पर कौन आ गया? तो यहाँ पर डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, ऐसे ही एकदम ध्यान से पढ़ो, टू द पॉइंट पे चलो। ठीक है, तो एग्ज़ाम कभी भी एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, हमेशा स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो टू द पॉइंट मतलब पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। ए से एफ बैठाया, फिर एफ से ई बैठाया, फिर डी बी को सेट कर दिया। अब देखिए कॉर्नर हमारे फुल हो गए, अब मिडिल साइड ही बचा ना, तो मिडिल साइड में आप यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन हमने छोड़ा था उस लाइन पे फिर वापस आते हैं। तो यहाँ पर अब क्या क्या लाइन बचा है मेरे पास? सी, जी और एच के बारे में यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सी के बारे में लिखा था सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सी ए का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों जगह जो सी है, ना तो सी इधर बैठ सकता है, नहीं ना बैठ सकता, और ना ही सी जो है यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका पड़ोसी कहलाएगा। तो अब सी के लिए जगह कौन बचा? सिर्फ यही ना, सी यहाँ बैठ जाएगा। अब इसके बाद एफ और जी के बीच में एक बंदे हैं, तो एफ और जी यहीं बैठेगा, तभी एफ और जी के बीच में एक बंदा बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये नीचे का जगह खाली बचा है, तो वो किसके लिए है? तो आठवां बंदा कौन है? तो एच के लिए है, तो ये एच यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये बन गया जल्दी। कितना टाइम लगा? थोड़ा सा प्रैक्टिस और रहेगा। तो देखो मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे को एक एक चीज़ पॉइंट पे आपको फोकस करनी है। जब आप एक बार समझ जाएंगे, प्रैक्टिस हो रहेगी, तो आप इसको जल्दी फास्ट बना सकते हैं। वो मैक्सिमम मुझे लगता है इस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट काफ़ी है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर बन सकता है ये। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर देखिए, हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? तो बी इधर बैठा है, तो इसका लेफ्ट देखेंगे क्लॉकवाइज में। क्यों? क्योंकि इसका फेस सेंटर की ओर है। ठीक है, तो सेंटर का फेस क्लॉकवाइज होता है, तो बी के लेफ्ट में यहाँ पर दूसरे नंबर पे ए आता है। ओके, फिर पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ। ई का पोजीशन जो है एफ के रेस्पेक्ट में किधर है? तो देखो ई इधर है, एफ इधर है, तो ई के रेस्पेक्ट में नहीं, एफ के रेस्पेक्ट में ई का पोजीशन बताना है। तो देखिए एफ से अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट है। एफ से ई थर्ड लेफ्ट है, और राइट में देखें तो यहाँ पर ये फिफ्थ राइट है। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन देगा, या तो थर्ड लेफ्ट या तो फिफ्थ राइट। ठीक है, फोर्थ टू द लेफ्ट दिया, ये नहीं होगा। थर्ड टू द राइट भी नहीं होगा, सेकंड टू द लेफ्ट भी नहीं होगा, थर्ड टू द लेफ्ट दिया है। ठीक है ना, फिफ्थ टू द राइट कहीं नहीं दिया ना। तो एफ से ई दो पोजीशन में बैठा है, इधर लेफ्ट से भी देख सकते हैं, राइट से भी देख सकते हैं, यानी क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज में दिया है, थर्ड टू द लेफ्ट। ओके, ये एफ के थर्ड में ई हो गया, एफ के लेफ्ट में ई थर्ड नंबर पे हो गया। ओके, चलिए अगला बोला है इनमें से चार जो 5 हैं, इन पांचों में से 4 एक जैसे हैं किसी न किसी व्यू से। तो यहाँ पर कौन सा होगा भाई? फेस के आधार पर ही तो होगा ना, सेंटर फेस या बाहर फेस। तो उसमें से आपको एक अलग करना है, कौन अलग है? तो देखो एफ का फेस बाहर है, सी का भी फेस आउटसाइड है, डी का फेस सेंटर की ओर है, एच का फेस आउटसाइड है, जी का फेस भी आउटसाइड है। तो सेंटर की ओर किसका फेस हुआ? डी का। इसका मतलब डी इन सब में से अलग है। डी का फेस क्या हुआ? केंद्र की ओर हो गया। बाकी सबका फेस क्या हुआ? केंद्र से बाहर की ओर हो गया।
तो बाकी सब एक जैसे हो गए सिटिंग के आधार पर, और ये जो हो गया अलग हो गया। ठीक है, तो हो गया। इस तरह से 3 क्वेश्चन पूछे या 5 क्वेश्चन पूछे, एक बार आप बना लिए, सेट कर लिए, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जितना ही पूछेगा, आप तुरंत इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैं वीडियो यहीं तक आज रखता हूँ। ठीक है, अगला जो वीडियो मैं लूँगा वो सीटिंग अरेंजमेंट्स मिक्स्ड विथ पजल होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि कुछ लोग बैठे रहेंगे, या तो वर्गाकार टेबल पे हो, गोलाकार टेबल पे हो, और उनका प्रोफेशन भी दे सकता है, साथ में ब्लड रिलेशन मिक्स्ड भी आता है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर नीचे, और साथ में लिखा रहेगा कि वो एक बेंच पर भी बैठे हुए हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं, या सर्कल के चारों ओर भी बैठे हुए हैं। इस टाइप के वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बैंक पीओ में पूछते हैं। एसबीआई बैंक पीओ हो गया है ना, आरबीआई हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन में मिलते हैं इस टाइप के एग्जाम में। ठीक है, और भी दूसरे एग्जाम में भी आते हैं, सीसेट में भी आते हैं, क्लैट के एग्जाम होते हैं, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लूँगा जो आपको ये सब एग्जाम में काम आ जाए। तो अगला जो मेरा 2 वीडियो लेक्चर होगा, 2 होगा या तो 3 भी हो सकता है, वो मैं देख लूँगा कितनी की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें मिक्स्ड विथ सिटिंग एलिमेंट, मिक्स्ड विथ पजल लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो खुद आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो। नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करके चले जाते हो। ठीक है, तो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना। ठीक है ना। ठीक है, तो अब मैं इजाज़त देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।